बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 अप्रैल पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 140। काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि जंग के महाज पर एक दफ़ा फिर बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। आबनाए हरमज़ एक दफ़ा फिर रुकते हुए नज़र आ रही है और आसिम मुनीर साहब रात गए, बहुत ही लेट पाकिस्तान उन्होंने लैंड किया है। ईरान से इतनी लेट क्यों निकले, उनके जो आखिरी चंद घंटे थे वो ईरान के अंदर क्या होता रहा, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बहुत ही एक अहम डेवलपमेंट है और वो है जो पाकिस्तान में इस वक्त बच्चों के मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं। उनमें मैट्रिक के जो इम्तहानात हो रहे हैं उनके जब एग्ज़ाम पेपर देखे गए, स्पेशली मुतालिया पाकिस्तान के पाक स्टडीज़ के, तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि उसमें से फातिमा जना साहबा को और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से रिलेटेड सवालात को साइड पे करके उसमें शरीफ ख़ानदान से रिलेटेड सवालात डाले गए। आपको पता है कि मुल्क हर सिमत इस वक्त तरक्की कर रहा है, दूसरे मुल्कों की सालसी करवा रहा है, तो फिर क्यों ना इस ख़ानदान का नाम जो है, मुकाम जो है, वो आप फातिमा जना से भी ऊपर कर दिया जाए। आपको ये पता है कि पहले ही बहुत ही एक फ़िक्री और शऊरी कोशिश की जा रही है कि मादरे मिल्लत का जो खिताब है वो मरीम नवाज़ साहबा को दे दिया जाए, क्योंकि वो सब्दी माँ ऐसे ही नहीं कहती, वो ज़ाहिर है मादरे मिल्लत बनना चाहती हैं। और जो टाइटल मादरे मिल्लत का फ़ातिमा जना साहबा को मिला था, ज़ाहिर है उनकी जो भी खिदमात थी पाकिस्तान बनाने में, एक तो वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन थी, फिर उनकी ज़ाती खिदमात भी थी, उसकी वजह से कौम उन्हें मादरे मिल्लत के तौर पर याद करती है। पहला हमला तो उस वक्त के आर्मी चीफ अयूब खान ने उन पर किया था, एक नहीं कई, उनको एजेंट भी कहा था, क्या कुछ नहीं कहा था। लेकिन मादरे मिल्लत का टाइटल कम अज़ कम उन्होंने या उनके ख़ानदान में से किसी ने उनसे छीनने की कोशिश नहीं की थी उस वक्त भी। लेकिन अब ये एक शऊरी कोशिश हो रही है पिछले कई महीनों से, और अब उसको हमने ट्रांसलेट होते देखा है बच्चों के एग्ज़ाम पेपर्स में। मरीम नवाज साहबा से रिलेटेड सवालात पूछे जा रहे हैं। बेगम राना लियाकत के बारे में भी एक सवाल पूछा गया है, लेकिन वो बहुत नीचे, मतलब मरीम साहबा से सवाल से भी नीचे वो सवाल जो है वो पूछा गया है। उसके ऊपर मरीम साहबा से पहले घरेलू तशद्दुद के बारे में सवाल पूछा गया है। उसके फ़ौरन बाद मरीम साहबा का, अब मेरी समझ से बाहर है, हमारे जो सफदर भाई हैं वो तो बहुत ही मुतदिल मजाज आदमी हैं, वो तो ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकते, बड़े वो अच्छे इंसान हैं। तो ज़ाहिर है उनका इमेज इसमें क्या पेश करने की कोशिश की जा रही है ये मुझे नहीं पता, या सिर्फ शायद मुझे लग रहा हो। लेकिन घरेलू तशद्दुद के सवाल के फ़ौरन बाद मरीम साहबा का सवाल पूछना, और ज़ाहिर है एक तो उन्हें प्रमोट किया जा रहा है कि एक तरफ मैंने आपको बताया कि मादरे मिल्लत से रिलेटेड कोई भी सवाल उसमें हमें देखने को नहीं मिला एग्ज़ाम पेपर में, मरीम साहबा से रिलेटेड मिला, और भी शरीफ ख़ानदान से मुतल्लक सवालात इन एग्ज़ाम्स के अंदर आए हैं। कई मीडिया के आउटलेट्स और सहाफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मोहतरमा कलसूम नवाज़ मरहुमा साहबा जो हैं उनके बारे में भी शायद कोई सवाल आया है, लेकिन वो हमारे सामने अभी तक एग्ज़ाम पेपर आया नहीं। इस लास्ट वाली चीज़ को हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि उनके बारे में भी सवालात जो हैं वो मुतालिया पाकिस्तान स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम पेपर है उसके अंदर आया। तो देखिए कितनी तेज़ी से तरक्की हो रही है आने वाले दिनों में। मुझे नहीं पता और कौन कौन सी पोजीशंस या और कौन कौन सी आप ये कहिए टाइटल्स के लिए मरीम नवाज़ साहबा की और शरीफ ख़ानदान की जस्तजू आपको एग्ज़ाम पेपर्स के अंदर नज़र आएगी। अब चलते हैं ज़रा जंग के मैदान की तरफ, फिर पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। जंग के मैदान में कल रात जो थी वो यकायक तब्दीली आई, और तब्दीली जिस वक्त आई उस वक्त आसिम मुनीर साहब ईरान के अंदर मौजूद थे। पहले तो ये ज़रा एक वीडियो देखिए, ये हमारी टीम ने एक बार फिर आसिम मुनीर साहब के प्लेन को भी ट्रैक किया है। इनका तैयारा यूजली ट्रैक नहीं होता, क्योंकि इसका जो इसकी ना कोई शनाख्त ज़ाहिर की जाती है कहीं भी, और ना ही ये तैयारा जो है इसका जो सिस्टम है, जो इसका ट्रैकर है वो ऑन रखा जाता है। इस सफ़र में भी ट्रैकर बार बार ऑफ किया गया और ऑन किया गया। और पहले हमने इसे सोशल मीडिया पर देखा, मतलब सोशल मीडिया पर किसी नॉन पाकिस्तानी ने इसे ट्रैक कर रखा था। हमें इस तैयारे के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। ये तो पता था कि आसिम मुनीर साहब के पास भी एक बहुत लग्जरी जेट है, लेकिन उसकी जो ऑनलाइन उसकी ट्रैकिंग आईडी वगैरह हमारे पास नहीं थी, ना हमारी टीम के पास थी। एक इंटरनेशनल अकाउंट जो ट्विटर पर मौजूद है, उन्होंने सबसे पहले इसकी ट्रैकिंग शुरू की और पोस्टिंग की कि ये तेहरान से उड़ा है। जैसे ही हमारी टीम ने वो पोस्टिंग देखी ट्विटर से, तो उन्होंने खुद इसे फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि आईडी वहाँ से मिल गई। उसके बाद पता चला कि ये तकरीबन 2 बजे के लगभग रात के ये वापस इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस के ऊपर ये जहाज़ आकर उतरा है। अच्छा, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, वो तेहरान में थे, उन्होंने वापस आना ही था, रात के 2 बजे आ गए, तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं। लेकिन ये क्यों बड़ी खबर है ये आपको बताते हैं। जब वो अभी तेहरान में ही थे तो सदर ट्रंप ने वो तमाम ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने कहा कि यूरेनियम भी मैं उठाने जा रहा हूँ। आबनाए ईरान पहले उन्होंने कहा, फिर आबनाए हरमज़ कहा कि उसकी नाकाबंदी भी रहेगी,
और तमाम वो ऐलानात के सारे मुतालबात अमेरिका के मान लिए गए हैं और तकरीबन जंग में फतेह का ऐलान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर भी तकरीबन सदर ट्रंप ने कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की भी क्लास ली, CNN की भी क्लास ली, उन्हें झूठा मीडिया करार दिया और कहा कि जो जंग में जीत चुका हूँ वो मानने को तैयार नहीं कि मुज़ाकरात की टेबल पर भी मैं जंग जीत चुका हूँ। तो जब वो ये सारे ज़ाहिर है वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, क्लेम कर रहे थे, तो उससे यही नज़र आ रहा था जैसे ईरान ये जंग मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर हार गया है। तो ऐन जब आसिम मुनीर वहाँ मौजूद थे, ईरान की तरफ से भी ऐन उस वक्त भी वो तेहरान में ही थे जब बयानात आने शुरू हुए। ये कुछ चंद ट्वीट्स हैं जो गालिबाफ साहब के हैं। ये गालिबाफ साहब उनके स्पीकर हैं, मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, जो सीनियर तरीन पर्सनैलिटी के तौर पर इस्लामाबाद भी आए थे टॉक्स के लिए, और इस वक्त जो अवेलेबल उनकी लीडरशिप है उसमें ये सीनियर तरीन समझें सुप्रीम लीडर के बाद। वो तो जाहिर है इस वक्त मंजर आम पर नहीं है, तो उनके बाद ये सीनियर तरीन शख्सियत समझी जाती हैं। ये ईरानी सदर से भी ज़्यादा सीनियर शख्सियत समझी जाते हैं। ओहदे में तो जाहिर नहीं है, लेकिन वैसे उनका जो इम्पैक्ट है, ये कुर्बत है उनकी सुप्रीम लीडर के साथ, उस हिसाब से इनको सीनियर तरीन शख्सियत समझा जाता है। उनके जो ट्वीट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने 1 घंटे में 7 ऐसे क्लेम किए हैं जो सारे के सारे झूठ हैं, गलत हैं, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जंग जो है वो नहीं जीती और वो झूठ बोल के अब ये जंग नहीं जीत सकते। उसके साथ ही साथ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने मीडिएटर्स को, जाहिर है आसिम मुनीर जो कि उस वक्त ईरान के अंदर ही मौजूद थे, अब जब हम टाइम को मैच करते हैं वापस रिवर्स जाके तो हमें अंदाज़ा होता है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने सदर ट्रंप की स्टेटमेंट्स के बाद एक नई सिचुएशन डेवलप कर दी ईरान ने और मीडिएटर्स को बता दिया कि अब वो स्ट्रेट में से लिमिटेड नंबर जहाज़ गुजरने देंगे। शायद वो 10 होंगे, शायद 20 होंगे, शायद 25 होंगे, 30 होंगे, मतलब मुकम्मल नहीं खुली होगी कि जो भी आए और गुजर जाए। उन्होंने कहा जो सिचुएशन सदर ट्रंप डेवलप कर रहे हैं उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ जो शिप्स हैं सिर्फ वही पास करने देंगे, मतलब उसके ऊपर एक कोटा हम रखने जा रहे हैं। ये चेंज हुई सदर ट्रंप के ट्वीट्स करने या सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने के बाद ईरान की सूरत हाल। फिर वो कहते हैं कि साथ ही रॉयटर्स ये रिपोर्ट करता है। अब ये जहन में आपने रखना है कि पहली खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट की है, ईरान का क्लेम नहीं है। दूसरी खबर जो है वो रॉयटर्स क्लेम कर रहा है और रॉयटर्स कह रहा है कि जो स्टेट ऑफ हर्मज़ है उसके अंदर से जितने भी जहाज़ गुजरेंगे वो रेवोल्यूशनरी गार्ड से अप्रूवल लेके गुजरेंगे, उसके बगैर नहीं गुजरेंगे। ये डील हुई है। लेकिन सदर ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं, क्लेम हैं, वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं। अब इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। उसके बाद एक्सियोस, ये एक और इस वक्त मोतबर जरीदा है अमेरिका का, बहुत करीब समझा जाता है वाइट हाउस के भी, और इनकी बहुत एक्यूरेट असेसमेंट भी होती है, खबरें भी होती हैं। वो अब ये कह रहे हैं कि 20 बिलियन कैश फॉर यूरेनियम ये डील हो रही है। ईरान का यूरेनियम लेने के लिए 20 अरब डॉलर की डील हो रही है और कहा जा रहा है कि वो 20 अरब डॉलर हैं जो मुंजमद किए हुए हैं ईरानी असासे अमेरिका ने, और उनके ऊपर डील हो रही है कि किस तरीके से वो 20 अरब डॉलर जो है वो ईरान को दिए जाएं और बदले में उनसे यूरेनियम या तो किसी और मुल्क में मुंतकिल करवा दिया जाए या उस यूरेनियम को ईरान के अंदर ही उसकी जो भी सतह है, उसकी जो भी प्योरीफिकेशन या वटेवर उसका लेवल जो है उसको ज़रा डिल्यूट कर दिया जाए, डाउनग्रेड कर दिया जाए, ताकि वो न्यूक्लियर बम बनाने के इस्तेमाल में ना आ सके। एक्सियोस ये कहता है कि यूएस जो है वो चाहता है कि यूरेनियम को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए और वो किसी और मुल्क में भेज दिया जाए। ईरान प्रेफर कर रहा है कि नहीं, यूरेनियम के साथ जो भी करना है वो ईरान के अंदर ही किया जाए, ईरान से बाहर उसे नहीं भेजा जाएगा। फिर जो पॉसिबल कंप्रोमाइज़ है, एक्सियोस कहता है ये भी हो सकता है कुछ यूरेनियम बाहर चला जाए, कुछ वहीं पर हैंडल कर लिया जाए। फिर वो कहते हैं कि जो यूएस है वो कहता है अगले 20 साल तक आप यूरेनियम को इनरिच नहीं करेंगे। ईरान 5 साल के ऊपर अग्री है। फिर वो कहते हैं कि लिमिटेड न्यूक्लियर एक्टिविटी मेडिकल पर्पसेस के लिए अमेरिका सिर्फ अलाउ करना चाहता है, बाकी नहीं। और ईरान ज़ाहिर है बिजली बनाने और दूसरे मामलात के लिए भी उसका इस्तेमाल करना चाहता है। इसके साथ ही साथ अब CBS न्यूज़, CBS और BBC दोनों ये ब्रेक कर रहे हैं, अमेरिका से भी और UK से भी ये खबर, कि ईरान ने कहा है कि उनका जो यूरेनियम है वो मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगा। अच्छा, ये सारी बातें आपको क्यों बता रहे हैं, मैं ज़रा आखिर पर चल के तज्जिया रखता हूँ कि स्टेटमेंट्स में इतना फ़र्क क्यों है। लेकिन एक बात जो मैंने कल या परसों आपके सामने रखी थी कि अब आप नई बात सुनेंगे, यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम। आपको मैंने कहा था कि सदर ट्रंप भी यूरेनियम पे ही बात करेंगे, सभी यूरेनियम पे बात करना शुरू हो जाएंगे, सारा मीडिया यूरेनियम। पहले ये सारा कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द था, वो फोकल पॉइंट था, 90% बात उसी पे होती थी। ये जो जंग थी उसी के बारे में लग रही थी, मीन उसको खुलवाने के बारे में शुरू तो
जब हुई तब तो आबना हरमज़ खुली हुई थी, लेकिन बाद में बंद हो गई, तो अब तमाम जो तवानाई थी वो उसी पर सर्फ हो रही थी कि आबना हरमज़ को खोल लिया जाए। लेकिन क्योंकि उससे बदनामी हो रही थी, और बदनामी यही हो रही थी कि जो चीज़ खुली हुई थी उसके लिए जंग की, और फिर जंग के बाद उसे बंद करवा बैठे, और अब उसे खुलवाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इसलिए अब नैरेटिव को शिफ्ट किया गया है, और अब यूरेनियम 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 होगा, और आपको वही होता हुआ हर खबर में नज़र आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं ज़रा। तो CBS कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि कहीं हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे अपना यूरेनियम, ये यही होगा। ये ईरान ने सीधा सीधा जवाब दिया। इसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने एक नई खबर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि अमेरिका ने ब्लॉकेड किया हुआ है, दुनिया पूरी को ये बताया हुआ है कि ईरान की जो बंदरगाहें हैं, ना उनको कोई जहाज़ जा सकता है और ना वहाँ से कोई आ सकता है, और उनका मुकम्मल ब्लॉकेड अमेरिका ने किया है। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि 5 खाली टैंकर्स जो हैं वो ना सिर्फ ईरान की जो बंदरगाह है वहाँ तक पहुँचे हैं, इस सारे इलाके को, अमेरिका के ब्लॉकेड को क्रॉस करके गुजर के, बल्कि उनके अंदर भारी मिकदार में ईरान का जो क्रूड ऑयल है वो लोड हो रहा है, जो मिलियंस ऑफ बैरल्स उनके अंदर भरे जा रहे हैं उन टैंकर्स के अंदर, और जाहिर है फिर वो वापस भी लौटेंगे। तो वॉशिंगटन पोस्ट, शायद तासुर यही है कि वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो इसमें से ये खबर करने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया को तो बताया है सदर ट्रंप ने कि मैंने ब्लॉकेड किया, लेकिन शायद हकीकत में ब्लॉकेड नहीं है, और ईरान के शिप्स आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। मेरे ख्याल में स्टोरी का पर्पज़ में ये है। फिर इसके बाद ईरानी पार्लियामेंट के मेंबर सैयद अली यज़दी, उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दे डाली है एक टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने कहा है कि मिस्टर आसिम मुनीर हमारे लिए अमेरिका से बहुत सारे पैगामात लाए थे। एक पैगाम ये था कि ईरानियों को बताएं कि ईरानी समंदर का मुहासरा हुआ है, जो ब्लॉकेड किया हुआ है अमेरिकी फ़ौज ने, वो सिर्फ अमेरिकियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। हम किसी ईरानी जहाज़ पर ना हमला करेंगे, ना किसी ईरानी बंदरगाह को टारगेट करेंगे। ये ईरान की पार्लियामेंट के मेंबर सैयद अली यज़दी एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बता रहे हैं कि ब्लॉकेड सिर्फ अमेरिकियों को दिखाने के लिए है, उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए है कि वो सोचें कि ईरान को तुन के रख दिया है, उनका ब्लॉकेड कर दिया। अब इस खबर को, इनके इस बयान को, और ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी है 5 जहाज़ों वाली, उसको ज़रा लिंक करें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। इससे अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रॉयटर्स की खबर है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी अब ये क्लेम कर रही है कि इंडियंस जो तेल ईरान से ख़रीद रहे हैं, अब वो उसकी पेमेंट जो है वो चाइनीज़ करेंसी के अंदर कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, और इससे आपको अंदाज़ा होता है कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है अमेरिकी पोजीशन को इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर तेल की खरीदो फरोख्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होती रही है। और अब रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो एक बैंक है ICICI, उस बैंक के थ्रू इंडियंस जो तेल खरीद रहे हैं ईरान से मिलियंस ऑफ बैरल्स के अंदर, उसकी पेमेंट चाइनीज़ करेंसी के अंदर हो रही है। ये अब रॉयटर्स की स्टोरी है। जाहिर है ये भी एक मेजर, आप ये कहिए कि ईरान के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, या ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसके अंदर बहुत ही तवाना तरीके से आप देख सकते हैं कि वो अपनी बात यहाँ पर भी आपको मनवाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ सीनियर ऑफिशियल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं, उन्होंने US मीडिया को ये बताया है कि जो ईरान के अंदर ईरान के साथ मुज़ाकरात हुए हैं उसमें मज़ीद पेशरफ जो है वो पीर वाले दिन हो सकती है, और पीर वाले दिन दोबारा नशस्त जो है वो इस्लामाबाद के अंदर ईरान के साथ मुज़ाकरात की अगली नशस्त की हो सकती है। तो मतलब अमेरिका से भी कुछ लोग जा सकते हैं। अभी कौन जा सकता है? सदर ट्रंप इस मरहले पे जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 26 अप्रैल को शायद सदर ट्रंप जो हैं, कुछ कह रहे हैं 24 अप्रैल को। बहरहाल डिफरेंट डेट्स अभी दी जा रही हैं कि वो सदर ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं और उस वक्त मुआहदा होगा। फिलहाल जो पीर वाले दिन हो रहा है इसमें और लोग पहुंचेंगे, और ईरान से भी और अमेरिका से भी। ये अब अल जज़ीरा भी रिपोर्ट कर रहा है, और तकरीबन यही खबर BBC भी रिपोर्ट कर रहा है, और यही खबर CBS न्यूज़ जो BBC का पार्टनर है अमेरिका के अंदर, वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिकी वफ्द चंद दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा, और उनका भी गालिब इम्कान यही है कि शायद पीर से ये दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे पाकिस्तान के अंदर। देखते हैं एग्जैक्टली किस दिन से होते हैं, लेकिन ये तो तय है कि मुज़ाकरात अगले चंद दिन के अंदर इस्लामाबाद में दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगे। फिर ये सब कुछ तो हो गया। ये तो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने भी कह दिया, ये अब से चंद घंटे पहले की। बाकी सारी खबरें हमने आपके सामने जो रखी हैं वो सुबह से डेवलप हो रही हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा खबर बिल्कुल आई है वो ये है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो साबिका सिचुएशन के ऊपर चली गई है। मतलब वो इस वक्त बंद ही समझे आप उसे। अब दोनों साइड्स जो हैं ये मीडिया का नैरेटिव पोस्टिंग कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो साबिका सिचुएशन में होगी जैसा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कह रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि मुकम्मल ईरान की बंदरगाहों का भी ब्लॉकेड होगा जैसा कि सदर ट्रंप कह रहे हैं। दोनों पार्टियां जो हैं वो मीडिया नैरेटिव जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं अपनी अपनी तरफ। बातचीत काफ़ी हद तक इनकी हो गई है, और उस बातचीत को मेरे ख्याल में किसी न किसी सूरत में इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, और उसके असरात भी आप देखना शुरू हो गए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अमेरिकी मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो नए वजीर दिफा हैं सदर ट्रंप के, पीट हेग्सेथ,
उन्होंने जब से ओहदा संभाला है अभी तक वो 21 मिलिट्री जनरल्स को फारिग कर चुके हैं। जी हाँ, 21 मिलिट्री जनरल्स को वजीर दिफा फारिग कर चुके हैं। इससे आप अंदर का माहौल क्या है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ सदर ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दी है, और वो ये दी है कि अब भरपूर ताकत के साथ हम क्यूबा के ऊपर जाएंगे। अब ये बहुत ही मानीखेज स्टेटमेंट है, बल्कि वो पिछले कई हफ्तों से क्यूबा का जिक्र कर रहे हैं। पहले आपको पता है कि वेनेजुएला हुआ, फिर ईरान, और अब वो क्यूबा की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब अगर क्यूबा के ऊपर भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है, आल्दो के जब वो ये कह रहे थे टेलीविज़न के ऊपर, तो सहाफ़ियों ने उनसे ये सवालात पूछे कि क्या आप वेनेजुएला की तरह का ऑपरेशन करेंगे या ईरान की तरह का। उन्होंने इस पर वाज़ेह जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि आप भरपूर स्ट्रेंथ के साथ हमें वहाँ पर देखेंगे। किसी दिन डिटेल में बात करेंगे कि क्यूबा और अमेरिका के मसाइल क्या हैं। क्यूबा एक जजीरा नुमा मुल्क है जो फ्लोरिडा के तकरीबन ऊपर है, अमेरिका के बहुत ही करीब है। ये कोई बहुत दूर दराज मुल्क नहीं है, बल्कि आप यही समझिए कि अमेरिका के आंगन में ही है। अमेरिका के बिल्कुल करीब तरीन ये जजीरा नुमा छोटा सा मुल्क है। इसका तेल का ब्लॉकेड किया हुआ था, इसको किसी किस्म की एनर्जी, तेल नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। क्यूबा के अंदर तमाम इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो तकरीबन बंद हो चुकी थी, क्योंकि जनरेटर भी चल नहीं रहे थे, और इनके ऊपर ज़्यादा सख्तियाँ जो मादरो थे वेनेजुएला से, जब से उनको उठा लिया गया उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि ये मादरो को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे थे क्यूबा वाले, और क्यूबा से वेनेजुएला से इन्हें, मादरो के मुल्क से इन्हें तेल भी पहुंचता था। जब से मादरो को उठा लिया अमेरिका ने, उसके बाद से क्यूबा का तकरीबन मुहासरा हो गया और उसको किसी किस्म का तेल नहीं पहुंच रहा था। हाल ही में 2 शिपमेंट्स के अंदर रशिया ने तेल भेजा, जब सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि पूरा क्यूबा जो कि जजीरा नुमा मुल्क है, वो सारे का सारा अंधेरों में डूब गया, और इवन जो हॉस्पिटल्स के अंदर इनक्यूबेटर्स वगैरह थे उनको चालू रखने के लिए भी, या हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी जो सर्जरीज थी या दूसरी चीज़ें थी उनको करने के लिए भी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी। ऐसे हालात में रशिया ने 2 दफ़ा उनको तेल की शिपमेंट्स पहुँचाई। पहले तो अमेरिका का मुकम्मल मुहासरा था, लेकिन फिर मेरा ख्याल रशिया की रिक्वेस्ट पर वो तेल जाने दिया गया, और क्यूबा को कुछ सांस आई, मतलब कि उन्हें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो मैसर आई। अब सदर ट्रंप का ये स्टेटमेंट जो है, ये वाज़े तौर पर एक और नई बदलती हुई सूरत हाल की तरफ तवज्जो लेकर जाता है। देखते हैं कि ये कब होता है, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि सदर ट्रंप इसको तभी शुरू करेंगे जब ईरान वाले महाज पर चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड होंगी। आगे चलते हैं इस पर। अगली खबर जो है वो इमरान खान के बेटों ने एक और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो वालिद हैं उन्हें मुल्क के इमेज की बहुत फ़िक्र है। उन्होंने कहा, देखिए, हाल ही में पाकिस्तान जब मुज़ाकरात के अंदर सालिस का किरदार अदा कर रहा था, तो इमरान खान ने अपनी पार्टी की एक बड़ा जलसा रैली जो थी उसको कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़ात से भी उठ के ज़्यादा अपने मुल्क के इमेज का ख्याल करते हैं, और हमेशा करते हैं, पहली दफ़ा नहीं कर रहे। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि हम इस वक्त बहुत डेस्परेट हैं, हम बहुत परेशान हैं कि हमारे वालिद को उनकी आँख के इलाज को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, और उन्हें इलाज मुआवजे की भी मुनासिब सहूलत नहीं है, और उन्हें ख़ानदान से मुलाकातें भी नहीं करने दी जा रही, और उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर भी रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ जो बुशा बीबी हैं, उनकी सेहत के मुतल्लिक कल के बाद से कोई और ख़बर नहीं है, क्योंकि उनके ख़ानदान को कोई एक्सेस नहीं है। एक मुलाकात ज़रूर करवाई गई है, उसके बाद उनकी सेहत कैसी है, उनकी आँख की पट्टी तब्दील हुई है, उनकी सर्जरी की क्या अपडेट है, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हुकूमत ने अभी तक ना ही बुशा बीबी के ख़ानदान के साथ और ना ही अवाम के सामने रखी है। इस पर बार बार सवाल हो रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की जो दाईं आँख है उसी की बिनाई जाना, और एक ही तरह का वहाँ पर सिचुएशन बनना और चंद महीनों में बनना, दोनों जो है वो दूर की नज़र जिसे कहते हैं उर्फ़े आम में, उसका प्रॉब्लम दोनों को नहीं था, और अब दोनों को वैसे ही ट्रबल्स हुए हैं। एक जैसे, क्या ये इत्तेफाक है या उन्हें टारगेट किया जा रहा है? अब सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई गहरी साजिश जो है वो नज़र आ रही है। आगे चलते हैं। मतिउल्लाह जान अब कह रहे हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब जब इमरान खान की सेहत के मुताल्लिक या बुशा बीबी की सेहत के मुताल्लिक कोई ख़तरनाक खबर आती है, अवाम के अंदर तशवीश की लहर दौड़ती है, अवाम को गुस्सा और गम और इज़्तिराब की कैफियत में जाते हैं, तो ऐन उस वक्त मार्केट के अंदर सहाफ़ियों से ये खबर प्लांट करा दी जाती है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बुशरा बीबी को बाहर निकाल रहे हैं या इमरान खान को बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, मतिउल्लाह जान का कहना है कि एक बार फिर उन्हें सभी कुछ वैसा ही होते हुए नज़र आ रहा। मेरा ख्याल उनका इशारा ये था कि जो कल खबरें दिलवाई गई कि गौहर खान साहब जो लाहौर गए, वो इमरान खान की बहनों से मुलाकातें कर रहे हैं, बुशरा बीबी के ख़ानदान से कर रहे हैं, और वो उनको बता रहे हैं कि बुशरा बीबी को जल्द हम बाहर निकाल लेंगे। ये दावा बाद में गो के बैरिस्टर गौहर साहब ने मुस्तरद कर दिया था कि वो इस बात के लिए लाहौर नहीं आए। मीडिया के ये क्लेम थे। अब मतिउल्लाह जान उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं। फिर वज़ीर आज़म साहब और सदर पाकिस्तान दोनों ने अपने लिए एक नई रिलैक्सेशन ली है, इस्तिस्ना लिया है। जैसे पहले फील्ड मार्शल साहब ने तो लाइफ टाइम लिया, ये इस्तिस्ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इस्तिस्ना ये है कि वो जितना चाहें अजाजिया,
मतलब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जितने पैसे वो चाहें, जिसको चाहें वो दे सकते हैं। पहले इसकी लिमिट थी कि वो इतनी दे सकते हैं। अब उन्होंने नई कानून साजी करवाई है, बाकायदा एक नया कानून पास करवाया है कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी वो जिसको जितने पैसे देने चाहें सरकारी ख़जाने से वो दे सकते हैं। अजाजिया जो है उसकी जो अमाउंट वो तय करना चाहें वो दे सकते हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं होगा। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज़ जो है वो पुणे में गिरकर तबाह हो गया है। उसके साथ ही साथ अब भारतीय मीडिया भी ये क्लेम कर रहा है और साथ जियो न्यूज़ भी ये क्लेम कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बैक चैनल सफारतकारी हो रही है। जो लास्ट ईयर मई के अंदर भारत और पाकिस्तान की चपकलिश हुई थी उसके बाद से 4 राउंड्स हो चुके हैं और ये राउंड्स जो हैं ये ज़्यादातर ये राउंड्स जो हैं ये कतर वगैरह में हुए हैं, मतलब मिडल ईस्ट में हुए हैं। फ़िलहाल ये रुके हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जंग के बाद से शुरू में बड़ा तनाव था और उसके बाद मामला थोड़े नॉर्मल हुए हैं और इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, मीन मुज़ाकरात हो रहे हैं हालात को नॉर्मल करने के लिए। ये इंडिया से और पाकिस्तान से दोनों जगहों से खबर दी जा रही है। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब ने कच्चे के इलाके में, मतलब हम सालसी पूरी दुनिया की करवा रहे हैं, लेकिन कच्चे के इलाके में दिन दहाड़े वो मोटरवे, चलती हुई मोटरवे से लोगों को रोक के उसको ब्लॉक करके वो लोगों को उठा लेते हैं और रैनसम और तावान जो है वो तलब करते हैं। इलाका गैर बना हुआ है जिसमें पाकिस्तान की ना फ़ौज जा पाती है ना पुलिस जा पाती है। तो अब उस कच्चे के इलाके में दरखास्तें आई हाई कोर्ट में कि ज़रूर ऑपरेशन करें और डाकुओं से हमें छुड़वाएं। तो हुकूमत ने आगे से जो तर्जीह पेश की है वो ये किया कि गन्ने की फसल वहाँ मौजूद है। अब मेरी समझ से बाहर है कि इस साल के इस टाइम में गन्ने की फसल ख़त्म हो जाती है मार्च तक हर जगह पर ही तकरीबन, लेकिन अब तकरीबन मई आने वाला है। लेकिन हाई कोर्ट को ये बताया गया कि वहाँ पर 10,000 एकड़ खड़ी गन्ने की फसल है जो बहुत ऊँची है, जिसकी वजह से वहाँ पर हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए पहले गन्ने की फसल काटनी पड़ेगी। इसलिए इलाके को हमने नोटिस दे दिया कि तमाम लोग ऊंची जो फसलें हैं वो वहाँ से काट दें ताकि वहाँ पर ऑपरेशन किया जा सके। मतलब ना 9 मन तेल हो ना राधा नाचे। तो हम पूरी दुनिया के अंदर सालसी तो करेंगे, लेकिन अपने पंजाब और सिंध की सरहद के ऊपर कच्चे के इलाके में हम ऑपरेशन नहीं करते, ना हमारी मिलिट्री करती है और ना ही हमारे जो पुलिस के इदारे वो करते हैं। और दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कल सदर ट्रंप के ऐलानात के बाद एकदम नीचे गई, $82 तक फ़ी बैरल चली गई। डिफरेंट कीमतें होती हैं डिफरेंट मंडियों में। लोएस्ट कीमत जो थी वो $82 तक कल चली गई। कुछ मंडियों में ये कीमत जो है वो तकरीबन $88 भी रही। और जब ये आलमी मार्केट में $82 तक कीमत चली गई, मीन अब पाकिस्तान को तमाम जो बढ़ाया था तेल वो वापस कर देना चाहिए। लेकिन अभी भी पेट्रोल की कीमत $100 ज़्यादा है। अभी डीजल की सिर्फ कीमतों में ₹32, और वो भी सिर्फ ₹32 इजाफा किया है। उसमें भी अभी तक इजाफा मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा रुपए मौजूद है जो इस जंग के मामले में किया गया। अब खबर ये आ रही है पाकिस्तान से कि जंग का इन्होंने फ़ायदा उठाया है और 180 अरब, जी हाँ 180 बिलियन रुपीस लोगों की जेबों से इन्होंने जंग का बहाना लगाकर कम से कम निकाले हैं टैक्स की मद में। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो भी क्राइसिस आए उसमें एक ही अपॉर्चुनिटी होती है और वो अपॉर्चुनिटी होती है इन लोगों के लिए पैसा बनाने की, भले वो बिजली बंद हो, बिजली की बंदिश हो या कुछ और हो। ये हमेशा उन मामलात को अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जंग को भी इन्होंने अपॉर्चुनिटी के लिए इस्तेमाल किया है और इस वक्त मुल्क में गर्मी बढ़ रही है, आपको पता है। लेकिन एक लंबे चौड़े प्रोटोकॉल के अंदर मरीम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मरी पहुंच गए हैं, क्योंकि गर्मियां शुरू नहीं हुई या हो गई हैं तो उन्होंने उसका बाकायदा आगाज़ किया है। तो दुनिया को जो भी होता है हो वो मरी पहुंच गए हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर अपनी छुट्टी मना सकें। कल एक खबर रह गई थी, मैंने आपसे वादा किया था कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में एक मज़े का खेज़ खबर देंगे। वो खबर ये थी कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए ये ऐलान किया था कि आपको पेट्रोल की सब्सिडी देनी है। पेट्रोल की सब्सिडी तो अभी तक किसी को ₹1 नहीं दी। हाँ, अरबों रुपए के इश्तिहारा ज़रूर अखबार में दे दिए थे। लोग अभी तक बेचारे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते फिर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल सवार अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने गया ताकि उसे महीने का 1000 या 1500 रुपये मिल सके हुकूमत से। जब वहाँ गया तो लेने के देने पड़ गए। रजिस्ट्रेशन करवाई तो पता चला कि मोटरसाइकिल के ऊपर ई चालान हुए हुए हैं जो कि हज़ारों रुपए के, मतलब कई गुना जो सब्सिडी मिलनी वो तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा होगा, उससे कई गुना ज़्यादा हुकूमत ने उससे पैसे लेने हैं ई चालान की मद में। पुलिस ने वहीं उसका मोटरसाइकिल पकड़ के जब्त करके बंद कर दिया और उसको नंगे, मतलब उसको पैदल जो है वो वापस अपने घर जाना पड़ा। मोटरसाइकिल भी तो गया बेचारा सब्सिडी लेने था और इस हुकूमत ने उसका मोटरसाइकिल भी छीन लिया और उसको वापस घर जाना पड़ा। तो ये सूरत हाल हुई है। इस सारी सूरत हाल को मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई थिंक अल्ताफ़ हुसैन साहब ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।